आत्मकथात्मक शैली में लिखे जाने के कारण शेखर में व्यक्तित्व की खोज अधिक कुशल और प्रामाणिक ढंग से संभव हो सकी है। व्यक्तित्व को समझने का अर्थ है अपने को समझना, अपनी सृजन प्रक्रिया को समझना। आगे आगे हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बाल शेखर के व्यक्तित्व को। एक दिन शेखर पिता के साथ बाजार गया तो उसने देखा पंसारी जिन कागज़ों में सौदा लपेट कर देता है वे सचित्र हैं और चित्र कई रंगों में छपे हुए हैं, कोई नीला, कोई हरा, कोई ब्राउन। चित्र थे भी सिपाहियों के, जहाज़ के, हवाई जहाज़ों के, तोपों के, धुएं के, यूँ कह लीजिए कि उथल पुथल के। और उन दिनों उथल पुथल के कामों में उसे विशेष रुचि थी। उसने पिता का पल्ला पकड़कर कहा, हमें ये ले दीजिए। क्या? ये कागज़? पिता ने हंसकर कहा, अच्छा। फिर दुकानदार से बोले, भाई ये पुराने अखबार कुछ से दे देना। शेखर ने जोड़ा, अच्छी अच्छी, फटी सटी हम नहीं लेंगे। और जब उसने देखा कि दुकानदार उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, तब उसने स्वयं बढ़कर 8-10 चुन ली। घर आकर अपने भाई बहनों को जुड़ाकर वह भूमि पर एक एक अखबार फैलाकर देखने लगा और उनके चित्रों के नीचे लिखे हुए वर्णन पढ़ने लगा। फला में हमारी जीत, शत्रु के असंख्य आदमी मारे गए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे हवाई जहाज़ फला पर गोले बरसा रहे हैं। शेखर ने पूछा, हम कौन हैं? ईश्वरदत्त बोला, अंग्रेज़ जो जर्मनों से लड़ रहे हैं। तब शेखर ने एक चित्र देखा जिसमें सिख सिपाही बंदूकों पर संगीनें चढ़ाए बढ़ रहे थे। उसके पास भी लिखा था, हमने फला में संगीनों का चांस किया, शत्रु के फला आदमी मारे गए, हमारे पक्ष में भी कुछ मरे और कुछ घायल हुए हैं। शेखर ने कहा, ये तो अंग्रेज़ नहीं है। भाई ने बताया, सिख सिपाही भी अंग्रेज़ों की ओर से लड़ रहे हैं। अंग्रेज़ भारत में राज्य करते हैं, इसीलिए भारतीय सिपाही उनकी तरफ से लड़ने भेजे जाते हैं। और पिता कह रहे थे कि कई लाख भारतीय मारे गए हैं। शेखर ने सरस्वती से पूछा, मरते कैसे हैं? अब देखिए, पहले से ही शेखर के मन में मृत्यु के प्रति काफ़ी जिज्ञासा है। ऊपर से अब इन चित्रों में उसने क्या देखा कि युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, कई लोग मारे जा रहे हैं, तो ये मरना आखिर क्या है? तो वो पूछ बैठता है अपने सरस्वती से, अपनी बहन से ही पूछता है, मरते कैसे हैं? मर जाते हैं, और क्या। अब सरस्वती उससे 5 साल बड़ी थी, उसे बस इतना ही पता था कि मर जाते हैं। मरकर क्या होता है? अब आखिर मरकर होता क्या है, ये भी बच्चा जानना चाहता है। पागल, जान नहीं रहती, चल फिर बोल नहीं सकते, तब ले जाकर जला देते हैं। अब सरस्वती उसका एकदम प्रैक्टिकल उत्तर देती है, अरे पागल, जब मर जाते हैं ना तो हमारी जान चली जाती है, हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अब इतना कुछ नहीं कर सकते तो हमें ले जाकर जला देते हैं। डूबने से ऐसे ही मर जाते हैं। अब देखिए, डूबने पर भी मृत्यु इसी प्रकार की होती है। हाँ, क्यों मरते हैं? सांस बंद हो जाती है, तब जान निकल जाती है। अब देखिए, सांस के बंद होने से भी जान निकल जाती है। शेखर थोड़ी देर इस बात को सोचता रहा, फिर एकाएक उसने पूछा, जान क्या होती है? अब देखिए, क्या क्या जानना चाहता है बच्चा। ये बच्चे की क्यूरियोसिटी की कोई लिमिट नहीं है। जानना चाहता है कि जान क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, आखिर ये मरना नामक प्रक्रिया क्या होती है। होती है बस। अब जान क्या होती है ये तो सरस्वती भी नहीं जानती। वो कहती है होती है एक चीज़। उसने फिर आग्रह किया, क्या होती है? मुझे नहीं मालूम, पिताजी से पूछो। अब सरस्वती तंग आकर बोलती है, मुझे तो बस इतना ही मालूम है, आगे जानना है तो पिताजी से पूछो। थोड़ी देर बाद शेखर ने फिर पूछा, जान आती कहाँ से है? अच्छा, जान जाती का कैसे है ये तुम्हें नहीं पता, कम से कम ये तो बता दो, जान आती कहाँ से है? ईश्वर से। जाती कहाँ है? ईश्वर के पास। ईश्वर ले लेता है? अब देखिए बच्चा कैसे सोचता है।
उसकी रैशनैलिटी, उसकी वे ऑफ थिंकिंग देखिए। ईश्वर ही जान देता है और ईश्वर ही ले लेता है क्या? हाँ, शेखर ने संदेह के स्वर में कहा। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, इतनी सब जाने ईश्वर के पास गई होंगी? इतने सारे लोग तो मर रहे हैं, इनकी सब जाने ईश्वर के पास पहुंच गई होगी क्या? हाँ, जर्मनों की भी। अब हमारी जो फौज है वो तो गई ही ईश्वर के पास, जो जर्मन मरे वो भी ईश्वर के पास पहुंच गए क्या? हाँ, सब कुछ ईश्वर करता है। हाँ, तब लड़ाई भी ईश्वर ने कराई होगी। जब सब कुछ ही ईश्वर करता है तो मुझे तो लगता है लड़ाई भी ईश्वर ने ही कराई होगी। हाँ, तब कहकर शेखर रुक गया। उसे याद आया, उसने अखबार में ही पढ़ा था कि जर्मन लोग बड़े क्रूर होते हैं, कैदियों को पीटते हैं, भूखा मारते हैं, औरतों को कोड़े लगाते हैं, सड़कों पर घसीटते हैं इत्यादि। क्या यह सब भी ईश्वर के करने से ही होता है? अब देखिए, जर्मन लोग ये सब करते हैं, ये सब उसने पढ़ रखा है समाचार पत्र में। बड़े क्रूर होते हैं, है ना। नासी जो होते हैं, हिटलर के बारे में उसने पढ़ रखा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में उसने पढ़ रखा है। कैदियों को पीटा जाता है, भूखा मारते हैं, औरतों पर कोड़े लगाते हैं, उन्हें सड़कों पर घसीटते हैं। तो क्या ये सब भी ईश्वर के करने से ही होता है? भाइयों के साथ शेखर तांगे में बैठा हुआ सैर करने जा रहा था। तभी उसने देखा सामने से एक टुटियल से छकड़े में एक अधमरा घोड़ा लगा आ रहा है। छकड़ा लदा हुआ है, घोड़ा उसे खींच नहीं सकता, पर गाड़ीवान उसे चाबुक लगाता जाता है और गाली देता जाता है। शेखर ने मन ही मन सोचा, हमारा तांगा कैसा शानदार है। अब देखिए, एक दूसरा एपिसोड है। एक बार यूँ हुआ कि शेखर भाइयों के साथ तांगे में बैठे जा रहा था, तो वहाँ एक दूसरा घोड़ा मिला जो काफ़ी टुटियल सा था, एकदम मरा मरा सा था। तो शेखर ने मन ही मन सोचा, देखिए हमारा तांगा तो कैसा शानदार है। गाड़ीवान ने चाबुक रखकर डंडा निकाला, तड़ातड़ घोड़े को पीट दिया। घोड़े ने एक बार किसी तरह सिर उठाकर झटका, फिर पूर्ववत झुक गया। मार पड़ती रही, उसका बदन कांपता रहा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। एक बार उसने और जोर किया और शेखर के देखते देखते उसके घुटने लड़खड़ाए, वह गिरा और फिर नहीं उठा। अब देखिए, एक घोड़ा वाला एक घोड़े को ऐसे पीटता है कि वो एकदम से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ये सब शेखर के आंखों के सामने होता है। तांगे वाले ने बताया कि ऐसा कई बार होता है। घोड़ों को दाना नहीं मिलता, भूखे रह रह कर वे कमज़ोर हो जाते हैं, तब उन्हें भंग और गुड़ खिलाकर काम निकाल लिया जाता है। उसने तांगे में जुते हुए घोड़े को बताकर अभिमान से कहा, इसे भी मैंने ऐसे ही एक बार 40 मील दौड़ाया था, तांगे समेत। अब शेखर का जो घोड़ा वाला है वो कहता है कि ऐसा अक्सर होता है कि घोड़ों को खाना नहीं दिया जाता, और कई बार तो ऐसा होता है कि भंग और गुड़ खिलाकर, भंग में क्या होता है, नशा होता है ना, तो घोड़ा एकदम से नशा पीकर भागने लगता है। मैंने भी ऐसा किया है एक बार। ईश्वर दत्त ने पूछा, घोड़े इससे मरते नहीं? अब इससे क्या घोड़े मर नहीं जाते? इससे कैसे मर सकते हैं, इससे तो जोर आता है। वह घोड़ा तो भूखा था इसलिए मर गया। अब देखिए, मृत्यु से संबंधित शेखर के मन में कई जिज्ञासा थी। उसी समय इस घोड़े को गिरते हुए वो देखता है और बात होती है घोड़े की मृत्यु की। तब घोड़ा वाला कह रहा है कि भंग पीने से घोड़ा मरता नहीं है, घोड़ा जब भूखा होता है भूख से मरता है। लौटती बार उसी स्थान के पास आते हुए शेखर ने पूछा, जो आदमी भूखे मरते हैं वे भी ऐसे ही मरते हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। अब देखिए, बच्चा जानना चाहता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, जो बड़े होते हैं उसका एक सही जवाब नहीं दे पाते, या तो देना नहीं चाहते या फिर जानते ही नहीं हैं। शेखर को एक बड़ी खतरनाक आदत पड़ गई। वह अकेला बैठ बैठ कर सोचने लगा, और उसने देखा जो बातें उसने अपने जाने देखी भी नहीं थी वे भी उसे याद आने लगी। उसे याद आया, एक दिन पिता असमय दफ्तर से लौट आए थे। आते ही उन्होंने देखा शेखर की माँ
बरामदे में बैठी धूप सेंक रही थी। उन्होंने फीके स्वर में कहा, शुरू हो गई है, और भीतर चले गए। माँ भी उठकर चली गई और शेखर नहीं सोच सका कि किससे मांगे उस खा डाले वाले प्रश्न का उत्तर। क्या शुरू हो गई है? अब देखिए, एक बार यूँ हुआ कि पिताजी दफ्तर से असमय ही घर वापस आए और माँ से यूँ कहा, शुरू हो गई है। यानी कि क्या शुरू हो गई है ये पिताजी ने नहीं कहा। लेकिन शेखर क्या था, वो बच्चों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बड़ों की बातचीत पर उसका मन लगा रहता था। अब वो जानना चाहता था कि पिताजी किसकी ओर इशारा कर रहे थे। क्या शुरू हो गई है पिताजी ने कहा नहीं, लेकिन माँ समझ गई। एक दिन माँ के नाम एक चिट्ठी आई। माँ ने उसे पढ़ा। पढ़कर चुप बैठी रह गई, आंखों में आंसू भर आए। पिता ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या है? तो चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी। पिता भी पढ़कर पहले चुप ही रहे, फिर जैसे कुछ सोचते हुए बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे। रामचंद्र भर्ती हो गया है और लाम पर जा रहा है। शेखर कुछ समझा नहीं। अब देखिए, युद्ध छिड़ गया था। युद्ध शुरू होने की बात पिताजी कह रहे थे, इसलिए वे काफ़ी चिंतित थे। एक चिट्ठी आई, रामचंद्र की बात की जा रही थी कि रामचंद्र भर्ती हो गया। अब ये क्या भर्ती क्या है? सैनिक में भर्ती होने की बात हो रही है, युद्ध में जाने की बात हो रही है, लेकिन बच्चा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जानना चाहता है। इसके वर्ष बाद जब उसे मालूम हुआ कि भर्ती क्या चीज़ होती है, तब विचारों की किसी अज्ञात कड़ी ने उसे रामचंद्र मामा की याद दिला दी और उसने माँ से पूछा, माँ, मामा कब आएंगे? तब उसे पता चला कि पिताजी और माताजी किसके बारे में बात कर रहे थे। रामचंद्र मामा के बारे में बात हो रही थी, युद्ध के बारे में बात हो रही थी। तो उसने अपने माँ से पूछा, मामा कब आएंगे? माँ ने एक बार पीड़ित आंखों से उसकी ओर देखा, कुछ उत्तर नहीं दिया। मामा उन दिनों फ्रांस में किसी अस्पताल में पड़े थे, अंधे, एक बाँह से वंचित और बेहोश। तो उस समय क्या था, अस्पताल में पड़े थे मामा, अंधे हो गए थे, एक बाँह कट गया था। एक दिन शेखर ने बाहर खेल से आकर देखा, माँ धीरे धीरे रो रही है। वह उल्टे पांव लौट गया। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ, शेखर खेल कर आ रहा था, उसने देखा माँ धीरे धीरे रो रही है। वो चुपचाप उल्टे पांव लौट गया। अब देखिए, कोई और बच्चा होता तो पूछता, माँ क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? लेकिन ये जानता था माँ किसी बात से परेशान है, तो इसने सोचा माँ को रोने दो, थोड़ी देर बाद आएगा। घंटे भर बाद जब वह फिर आया, तब भी माँ रो रही थी और रोते रोते काम करती जा रही थी। कभी आंसुओं से आंखें भर जाती तो एक हाथ से झटक देती। शेखर ने कुछ डरते डरते दूर ही खड़े कहा, माँ। माँ ने उसकी ओर देखा, आंसू पोंछ डाले, फिर मुंह फेर कर कहा, बेटा, तेरे मामा अब नहीं आवेंगे। अब वो क्यों रो रही थी? क्योंकि उनका जो भाई है रामचंद्र, उनकी मृत्यु हो गई थी और इस मृत्यु की समाचार को शेखर तक कैसे पहुंचाया जाता है? बेटा, तेरे मामा अब नहीं आवेंगे। शेखर नहीं पूछ सका कि क्यों। जब एक दिन पिता ने आकर सूचना दी कि लड़ाई समाप्त हो गई है, हम जीत गए हैं, संधि हो गई है, अब सब ठीक है, तब सबसे पहला प्रश्न जो शेखर के होठों पर आया था और जिसे वह पूछ नहीं सका, वह था, तो क्या मामा वापस आवेंगे? अब थोड़े दिनों बाद पिताजी अचानक आकर काफ़ी खुश होकर ये समाचार देते हैं कि लड़ाई समाप्त हो गई है, हम जीत गए हैं, अब देखो संधि भी हो गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब अचानक शेखर पूछता है, तो क्या मामा वापस आएंगे? शेखर ने सुना कि पंजाब में दंगा फसाद हुआ है, गोली चली है, बहुत लोग मारे गए हैं, फौजें आ रही हैं, कई स्टेशन जला दिए गए हैं, लाइनें टूट गई हैं। इन सब बातों को सुलझाकर जोड़कर वह पिता के पास गया। अब तब से क्या है, शेखर चौकन्ना रहने लगा। जब भी समाचार पत्रों में या फिर जहाँ से भी उसे ये खबर मिलती है कि कहीं पे भी दंगा फसाद हुआ है, लड़ाई हुई है, गोली चली है, तो उसके मन में यही रहता है कि कहीं युद्ध ना हो रहा हो। तो वो अपने पिताजी के पास जाकर पूछता है, पंजाब में भी लड़ाई होगी? पिता ने कहा, ऐसी बात नहीं कहते, अभी पहले से तो छुट्टी मिल ले।
अब एक युद्ध जो हुआ है उससे तो कम से कम छुटकारा मिल जाए, अभी से दूसरे युद्ध की बात मत करो, पहली तो कभी की खत्म हो गई। अब देखिए शेखर कहता है पहले वाला युद्ध तो खत्म हो गया ना, पर उसका असर तो बाकी है, अभी चीज़ें इतनी महंगी हैं। अब देखिए, अब युद्ध जब हो छिड़ जाता है तो नेचुरली महंगाई बढ़ जाती है, उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही है। शेखर ने उद्दत स्वर में कहा, इससे क्या, अगर ईश्वर की मर्जी हुई तो और होगी ही। अब देखिए बच्चा बोलता है कि अगर ईश्वर की मर्जी हुई ना तो युद्ध और होगी ही, क्योंकि उसने क्या सुन रखा है, ईश्वर ही तो यही सब कराता है, ईश्वर की अगर मर्जी होगी तो ज़रूर होगी युद्ध। पिता ने घूर कर उसकी ओर देखा और कहा, भाग जाओ। पिता ने देखा कि शेखर बहुत पूछने लगा है और घर की पढ़ाई से उसकी यह आदत हटती नहीं। भला सरस्वती की पढ़ाई का क्या रौब। उन्होंने शेखर को बुलाकर कहा, शेखर तुम्हें स्कूल जाना होगा, कल चपरासी ले जाकर दाखिला करा आएगा। अब पिताजी ने, अब देखिए शेखर ने कॉन्वेंट छोड़ दिया था जब से सिस्टर ने उसके कॉलर में एक कार्ड लटका दिया था, उस दिन से तो उसने कॉन्वेंट छोड़ दिया था, घर में पढ़ाई हो रही थी, मास्टरों को भगा दिया, सरस्वती ने पढ़ाया। अब पिताजी को लगने लगा कि लड़का कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है, ज़्यादा ही प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि उसके पास वक्त ज़्यादा है, स्कूल तो जा नहीं रहा, तो इसलिए पिताजी ने एकदम से खबर सुना दी कि तुम्हें अब से स्कूल जाना है।